नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं यूपी टेट पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल के लिए पूरा आपका 150 क्वेश्चन का ये पूरा वीडियो होगा। और इस 150 क्वेश्चन में ये हम लोगों का आज का अंतिम और आखिरी वीडियो होगा, क्योंकि कल के डेट में यानी 2 जुलाई को आपका परीक्षा शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा आज का लास्ट और अंतिम वीडियो होगा। ये हम कह सकते हैं कि हमारा अब तक के संपूर्ण तैयारी का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो यही रात अंतिम है और यही रात भारी है। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आज इस अंतिम वीडियो को पूरे तन मन धन से देखेंगे, ताकि इस एकमात्र वीडियो से कोशिश किया जाए कि आपका 120 प्लस नंबर इस वीडियो से आ जाए। लेकिन हम इस वीडियो में यही देखेंगे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आज तक के इतिहास में यूपी टेट प्राइमरी लेवल में पूछा गया है, उन्हीं क्वेश्चन को मैं इसमें शामिल किया हूं। तो मैं कह सकता हूं कि यह हमारा ब्रह्मास्त्र वीडियो होगा। तो मैं निवेदन करूंगा वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के पूरे 150 क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपका सीडीपी में, क्योंकि सीडीपी सबसे पहले भाग में आता है, उसके बाद हिंदी। और साथ ही साथ दोस्तों मैं इसमें 180 क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि मैं लैंग्वेज सेकंड के रूप में मैं संस्कृत को भी हल करूंगा और इंग्लिश को भी हल करूंगा। तो लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो पूरा हम लोग 180 क्वेश्चन इसमें देखेंगे, दोनों भाषाओं को सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, बाल विकास के किस चरण में बच्चे अमूर्त तर्क, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग विकसित करते हैं? तो पहले नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्योंकि जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होता है वो 11 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे में अमूर्त अवधारणाओं पर विचार करने और तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम लर्निंग क्या है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, एक सामाजिक गतिविधि। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, एक सामाजिक गतिविधि। क्योंकि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार सीखना एक सामाजिक गतिविधि है जो सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से बच्चों में होती है। थर्ड क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ 3 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर होगा, सभी बच्चों को उनकी क्षमताओं की परवाह किए बिना नियमित स्कूल में पढ़ाना। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि सभी बच्चे, चाहे उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक या भाषाई स्थितियाँ कुछ भी हो, एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन कह रहा था कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, गुड बॉय, गुड गर्ल अभिविन्यास किस स्तर के अंतर्गत आता है? तो 4 नंबर के प्रश्न में आपका पारंपरिक स्तर, कन्वेंशनल स्टेज, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यह पारंपरिक स्तर के चरण 3 में आता है, जहां बच्चे दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करने और अच्छे दिखने के लिए व्यवहार करते हैं। आगे 5वां प्रश्न है, नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने प्रतिपादित किया? 5 नंबर के प्रश्न में आपका चार्ल्स स्पीयरमैन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि स्पीयरमैन ने 1904 ईस्वी में बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था, जिसमें सामान्य कारक जी फैक्टर जनरल कारक होता है और विशिष्ट कारक एस फैक्टर स्पेसिफिक फैक्टर होता है। आगे 6 नंबर पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है? यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका लिखना, ऑप्शन नंबर सी लिखना। क्योंकि सूक्ष्म गति कौशल में छोटी मांसपेशियों का उपयोग होता है, जैसे कि हाथ और उंगलियों का उपयोग करके लिखना, चित्र बनाना या बटन लगाना। 7वां प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो यह बल देती है अवधारणात्मक समझ, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर। क्योंकि एनईपी 2020 रटने की बजाय वैचारिक और अवधारणात्मक समझ, रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देती है।
8वां क्वेश्चन है, बच्चों के विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है, इसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सिरह पदाभिमुख, सेफेलोकॉर्डियल। मतलब कि लंबवत विकास या सिर पदाभिमुख सेफेलोकॉर्डियल सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से शुरू होकर के पैर की उंगलियों तक नीचे की ओर बढ़ता है। 9वां है, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित समस्या है? तो ये समस्या है पढ़ने से। डिस्लेक्सिया एक पठन वैकल्य है, रीडिंग डिसेबिलिटी है, जिसमें बच्चों को अक्षरों को पहचानने, वर्तनी और पढ़ने में कठिनाई होती है। दसवां क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों के विकास के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर बी। मतलब कि CCE का उद्देश्य ये रहता है कि बच्चे के समग्र विकास का मूल्यांकन किया जाए, जैसे कि संज्ञानात्मक, भावनात्मक, साइकोमोटर, इन सभी का निरंतर आकलन करना है, न कि केवल किताबी ज्ञान का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा था कि बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो यहाँ कभी भी चाइल्ड सेंटर की बात की जाएगी तो वहाँ एक सुविधादाता, फैसिलिटेटर की भूमिका होती है। मतलब कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक एक मार्गदर्शक और सुविधादाता के रूप में कार्य करता है, जो बच्चे को स्वयं सीखने में मदद करता है। आगे 12वां क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस के अनुसार एक कवि में किस प्रकार की बुद्धि की अधिकता होती है? भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कवि, लेखक और वक्ताओं में भाषाई बुद्धि अधिक होती है, क्योंकि वे शब्दों, भाषा और अर्थों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। 13वां प्रश्न है, अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया? तो ये दिया गया था E.L. थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर सी। E.L. थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था और उनका प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर आधारित था। 14वां प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को समूह में काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देता है? तो यह बढ़ावा देगा सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग, क्योंकि समूह में कार्य करने से बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, जिससे सहयोगात्मक अधिगम और सामाजिक कौशल को बढ़ावा मिलता है। आगे 15वां प्रश्न है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की। ZPD वाइगोत्स्की का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। यह वह क्षेत्र है जहां बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है और किसी की मदद से क्या कर सकता है, उसी के बीच का अंतर होता है। नेक्स्ट दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा था कि विकास डेवलपमेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ 16 नंबर के प्रश्न में आपका राइट आंसर होगा विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, जेंडर क्या है? तो जेंडर क्या है दोस्तों? जेंडर एक सामाजिक संरचना है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि प्रेरणा मोटिवेशन का मांग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो यहाँ 18 नंबर के प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम मैस्लो। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब्राहम मैस्लो ने 1943 में आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसमें शारीरिक आवश्यकताओं से लेकर के आत्मसिद्धि तक का 5 स्तर शामिल किया था। आगे 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? तो 19 नंबर के प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा विषय में रुचि के कारण कहानी की किताब पढ़ना। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका आंतरिक प्रेरणा वह होता है जो व्यक्ति के भीतर से आती है, जैसे कि आनंद, जिज्ञासा, रुचि के कारण पढ़ना, इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है
कि राष्ट्रीय पाठशाला की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है। तो शिक्षक की भूमिका एनसीएफ 2005 के अनुसार है सुविधादाता की, फैसिलिटेटर की, क्योंकि एनसीएफ 2005 ये मानता है कि शिक्षक को एक सुविधादाता के रूप में कार्य करना चाहिए जो बच्चों को ज्ञान के निर्माण में मदद करे। 21वां है मूल्यांकन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करना, अर्थात मूल्यांकन विशेष रूप से रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं ताकि शिक्षण विधियों में सुधार किया जा सके। आगे 22वां प्रश्न है, यदि एक बच्चा बी को डी और सा को वाज लिखता है तो वह किस समस्या से ग्रसित है। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अक्षरों का क्रम उल्टा पढ़ना या लिखना जैसे कि बी को डी डिसलेक्सिया पठन विकार का एक सामान्य लक्षण है। आगे 23वां प्रश्न है, शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिया गया था इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये रूस के मनोवैज्ञानिक है इवान पेट्रोविच पावलोव। इन्होंने कुत्ते पर अपना प्रयोग करके शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आगे 24वां प्रश्न है, एक शिक्षक को अपनी कक्षा में विविधता को किस रूप में देखना चाहिए। तो शिक्षक को देखना चाहिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए एक संसाधन के रूप में, क्योंकि कक्षा में भाषाई, सांस्कृतिक या सामाजिक विविधता को हमेशा एक संसाधन, एक रिसोर्स और ताकत के रूप में देखा जाना चाहिए। आगे 25वां प्रश्न है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए। तो ये होना चाहिए आपका एक शिक्षक पे 30 बच्चे। मतलब कि देखिए आरटीई एक्ट 2009 ये मानता है कि प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 पर शिक्षक और छात्रों का अनुपात एक संबंध 30 होना चाहिए। 26वां सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ये किया था अल्बर्ट बंडूरा ने। ऑप्शन नंबर का बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत बोबो डॉल प्रयोग दिया था, जिसके अनुसार बच्चे अवलोकन, नकल और मॉडलिंग के माध्यम से सीखते हैं। आगे 27वां प्रश्न है, समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा होता है। तो ये होता है आपका समस्या की पहचान करना। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि समस्या समाधान प्रक्रिया की शुरुआत सबसे पहले समस्या की पहचान करने से ही होती है। आगे 28वां प्रश्न है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो ये मुख्यतः संबंधित है आपका अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग से, क्योंकि सृजनात्मकता का सीधा संबंध अपसारी चिंतन से होता है, जिसमें एक समस्या के कई संभावित समाधानों के बारे में सोचा जाता है। 29वां प्रश्न, एक बच्चा जो अपने कार्यों को स्वयं निर्देशित करने के लिए खुद से बात करता है, उसे वाइगोत्स्की ने क्या कहा है। तो उसको वाइगोत्स्की ने कहा है निजी वाक यानी कि प्राइवेट स्पीच। मतलब कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने व्यवहार और सोच को निर्देशित करने के लिए खुद से जोर से बात करते हैं, उसे निजी वाक प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। और पियाजे इसे आत्मकेंद्रित वाक भी कहते हैं, यानी ईगोसेंट्रिक स्पीच भी इसको मानते हैं, लेकिन निजी वाक इसको बोला जाता है प्राइवेट स्पीच। आगे 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले अनुवांशिक कारक हैं। तो यहाँ 30 नंबर के प्रश्न में आपका आंखों का रंग, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि आंखों का रंग, बालों का रंग, शारीरिक बनावट ये सब जैविक या अनुवांशिक कारक हैं जो बच्चे को माता पिता से विरासत में मिलते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे हिंदी के क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट दोस्तों आगे अब आपका हिंदी का आंसर शुरू हो रहा है पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल में। यही रात अंतिम है और यही रात जो है सबसे भारी पड़ेगा, इसलिए हम लोग जो है बिना समय गंवाए सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हिंदी में पहला क्वेश्चन है आपका, कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो कवि का सही स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और हमेशा आपका स्त्रीलिंग और ये सब जो है यूपी टेट में ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरा है चौराहा शब्द में समास कौन सा होगा। चौराहा में आपका द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चौराहा में क्या होता है, जैसे कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और वह किसी समूह का बोध कराए वह द्विगु समास हो। जैसे 4 राहों का समूह बराबर क्या होता है, चौराहा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोदान किसकी रचना है। गोदान किसकी रचना है, तो गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। गोदान मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसे कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। आगे चौथा प्रश्न है, पवन शब्द का सही संधिविच्छेद क्या होगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा पो धन अन, यानी ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नियम के अनुसार क्या होता है, ओ और अ ये दोनों मिलकर के
ओ और अ मिल करके ये दोनों आपका अव का निर्माण करते हैं, तो यही आपका पू धन अन बराबर पौन हो जाता है। पांचवा है वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उत्साह, जो भी उत्साह वाले कविता होते हैं वो वीर रस में ही लिखे जाते हैं। छठवां प्रश्न है अतिवृष्टि का सही विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका होता है अनावृष्टि। अनावृष्टि ऑप्शन नंबर का बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अतिवृष्टि का मतलब होता है बहुत अधिक वर्षा होना और अनावृष्टि का मतलब होता है वर्षा का बिल्कुल होना ही नहीं। सातवां है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करिए। तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, गांव। ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गांव एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप ग्राम होता है। आगे आठवां क्वेश्चन है भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था, इसलिए 14 सितंबर को हर साल आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे नौवां प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है, तो सर्वश्रेष्ठ विधि है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध प्रकार के अवसर दिए जाएं। जैसे कि बच्चा तब अच्छा से सीखता है जब उसको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा और स्वाभाविक रूप से भाषा का प्रयोग करने का अवसर मिलेगा। आगे 10वां क्वेश्चन है चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चरण जो है वो उपमेय है और इस पर कमल जो है वो उपमान है, तो उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। 11वां है कपट शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो कपट का तद्भव रूप होता है कपड़ा। ऑप्शन नंबर का सी से हो जाएगा, कपड़ा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप करपट होता है। तत्सम रूप क्या होता है, करपट या कपट। पुराने संदर्भ में करपट होता है, यहाँ करपट का तद्भव कपड़ा होगा। आगे 12वां क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया था, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की रचनाओं में वीरता की प्रधानता को देखते हुए आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। 13वां प्रश्न है भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल एक्सप्रेसिव स्किल कौन से हैं, तो ये होता है आपका बोलना और लिखना। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बोलना और लिखना, क्योंकि जिन कौशल के माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं यानी दूसरों तक पहुंचाते हैं, वे बोलना मौखिक और लिखना लिखित होता है। 14वां प्रश्न है बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, तो बीजक जो है ये कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। 15वां प्रश्न है स्वागत का सही संविच्छेद क्या होगा, सुधन आगत। सुधन आगत। ऑप्शन नंबर बी। स्वागत में यौन संधि होता है जिसके अनुसार ऊ और आ ये दोनों मिलकर के आपका वा का निर्माण करते हैं। आगे नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, तो चिंतामणि जो है ये हो जाएगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, क्योंकि चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक प्रसिद्ध आलोचनात्मक और मनोवैज्ञानिक निबंध संग्रह है। 17वां निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है, तो अष्टछाप में आपका कबीरदास नहीं आएंगे, क्योंकि कबीरदास भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, जबकि अष्टछाप में कृष्ण भक्ति शाखा के 8 कवियों को शामिल किया गया था। 18वां है रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो इसकी भाषा है अवधी। ऑप्शन नंबर डी। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया एक महान महाकाव्य है। 19वां महोत्सव का संविच्छेद क्या होगा, महाधन उत्सव। महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, और इसमें जो है गुण संधि का उदाहरण है ये, जहाँ यहाँ पे आ और ऊ मिलकर के ऊ का निर्माण करते हैं। आगे 20वां प्रश्न है आँख का किरकिरी होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, इसका मतलब होता है अप्रिय लगना, क्योंकि आँख की किरकिरी होने का मुख्य अर्थ होता है किसी व्यक्ति या वस्तु को अप्रिय लगना या खटकना।
21वां है जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? उसको बोलते हैं अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अजात शत्रु। आगे 22वां प्रश्न है, उद्यन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद होगा उत धन डयन। ऑप्शन नंबर आपका बी, क्योंकि इसमें जो है आपका यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। यदि तो के बाद ई, तो के बाद अगर ड आए तो भी जो है वो ड में बदल जाता है, तो उत धन डयन बराबर उड्डयन हो जाएगा। आगे 23वां प्रश्न है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर है स्वाभाविकता का। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि भाषा अर्जन एक स्वाभाविक और अचेतन प्रक्रिया है जो परिवेश से होती है, जबकि अधिगम एक सचेतन और प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। 24वां प्रश्न है कि उपकूल में कौन सा समास है? तो इसमें समास है आपका अव्ययी भाव समास, मतलब कि इसमें जिस समास का पहला पद अव्यय होता है यानी कि उपसर्ग होता है और वही प्रधान हो तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। उपकूल में आपका उपधन कुल है। ठीक है, तो उप जो है आपका क्या है? अव्यय है। आगे 25वां प्रश्न, नूतन शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो नूतन का विलोम होता है पुरातन। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए तत्सम शब्द का विलोम तत्सम ही होता है, इसलिए नूतन जो है, नूतन का मतलब होता है नया, नया का विलोम होता है पुराना, या पुराना मतलब कि पुरातन। आगे 26वां प्रश्न है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होता है आपका अनिर्वचनीय, मतलब कि जिसका वर्णन वचनों या वाणी के द्वारा न किया सके उसे अनिर्वचनीय या अकथनीय कहते हैं। 27वां है, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पे तो जो वर्ण है उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है। आगे 28वां प्रश्न है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होगा? तो सबसे बेहतर तरीका होता है विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। ऑप्शन में आपका बी करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि अलग अलग संदर्भों में स्वाभाविक बातचीत बच्चों की भाषा और विचारों को समझने का सबसे प्रमाणिक तरीका माना जाता है। 29वां है, सूत्र शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो इसका प्रयोग होता है आपका सूत मतलब होता है पुत्र, और इसमें आ प्रत्यय लगाने से सूता हो जाता है यानी पुत्री बनता है, जो क्या है एक स्त्रीवाचक हो जाएगा। यहाँ पे आपका आ जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 30वां प्रश्न है, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है आपका उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है और सरिस मतलब क्या होता है? समानवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका हिंदी के 30 प्रश्न कंप्लीट हुए। अब बढ़ते हैं आगे संस्कृत के 30 प्रश्न की ओर। अब यहाँ से आपके 30 प्रश्न शुरू हो रहे हैं संस्कृत के। ठीक है, तो चलिए संस्कृत के 30 प्रश्न आपको देख लेते हैं। पहला है आपका महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो यहाँ सभी को मालूम है महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जानना सबको जरूरी भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया, एक बार नहीं, यूपी टेट में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए और सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, जितने भी लोग संस्कृत सेकेंड लैंग्वेज के रूप में देख रहे हैं इस वीडियो को। ठीक है, बहुत सारे लोगों का आंसर बी आया है 14। जी बिल्कुल 14 होते हैं। भगवान शिव के डमरू से निकले हुए 14 सूत्र जो है वो महेश्वर सूत्र कहलाते हैं और लगभग इन्हीं से प्रत्याहारों का निर्माण होता है। दूसरा, संस्कृत व्याकरण में कारकों की संख्या कितनी मानी गई है? संस्कृत में 6 कारक माने गए हैं। ठीक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। आगे तीसरा प्रश्न है, लिट लकार का प्रयोग किस काल के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है भविष्यत काल के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत में लिट लकार का प्रयोग हम फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं, भविष्यत काल के लिए। आगे चौथा प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो ये है आपके महर्षि पाणिनि। ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, क्योंकि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण के सबसे प्रमाणिक ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की थी। पांचवा प्रश्न है, गच्छति रूप गम धातु के किस लकार पुरुष और वचन का है? तो ये है आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, लट लकार मतलब क्या होता है? वर्तमान काल, और गम मतलब क्या होता है? जाना। धातु के प्रथम पुरुष के रूप में गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति चलते हैं। ठीक है,
आगे 6वां प्रश्न है अच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने स्वर आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं टोटल आपके 9 स्वर। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, क्योंकि अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं जिनकी संख्या संस्कृत व्याकरण माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 9 मानी गई है। जैसे इसमें अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ए, औ, ये सारे 9 माने गए हैं। 7वां है स्वागतम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा आपका? सूधन आगतम। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यौन संधि का उदाहरण है, इसमें इको यौनची का सूत्र लगेगा। ठीक है, आगे 8वां प्रश्न है चोर भयम पद में कौन सा समास है? चोर भयम शब्द में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा, क्योंकि चोरात भयम ये पंचमी तत्पुरुष भयार्थक धातुओं के योग में जिससे डर लगता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। 9वां है स्वस्ति कल्याण हो के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो ये होता है चतुर्थी विभक्ति। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, क्योंकि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वथा अलंकयुस इस सूत्र के अनुसार योग में सदैव चतुर्थी विभक्ति लगती है। आगे 10वां प्रश्न है पठित्वा पद में कौन सा प्रत्यय है? तो पठित्वा में जो आपका प्रत्यय होता है वो होता है आपका कत्वा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पठ धातु में जब हम कत्वा प्रत्यय लगाते हैं तो पठित्वा बनता है, जिसका मतलब होता है पढ़कर। ठीक है, आगे 11वां प्रश्न है पित्रा रूप पितृ शब्द के किस विभक्ति व वचन में बनता है? तो ये बनता है आपका तृतीया एक वचन। ऑप्शन में आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ऋकारांत पुल्लिंग शब्द जो है पितृ का तृतीया विभक्ति एक वचन रूप पित्रा होता है। आगे 12वां प्रश्न है निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? तो ये है आपका यथाशक्ति। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, यथाशक्ति, क्योंकि यथाशक्ति मतलब कि शक्तिवम अंतक्रिमा, इसमें पहला पद अव्यय है और वही प्रधान है, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। 13वां है संख्या 96 को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो 96 को क्या कहते हैं? खटवतिहा। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 14वां प्रश्न है संस्कृत भाषा में वचनों की संख्या कितनी होती है? तो संस्कृत भाषा में वचनों की संख्या होती है टोटल 3। ऑप्शन में आपका बी से हो जाएगा। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अंग्रेजी में कितने होते हैं? 2 होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। आगे 15वां अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है कालिदास, क्योंकि ये कालिदास की रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि विश्व प्रसिद्ध और विश्व साहित्य का एक अत्यंत प्रसिद्ध उत्कृष्ट नाटक है। 16वां है पंचगम में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। ऑप्शन में आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें नदीभिस सूत्र से नदीवाचक शब्दों के साथ संख्यावाचक शब्द आ जाने पर द्विगु नहीं बल्कि अव्ययी भाव समास बनता है। 17वां है ददती रूप किस पुरुष और वचन का है? तो ये है आपका प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रथम पुरुष बहुवचन। ऑप्शन में आपका बी से हो जाएगा, क्योंकि इसमें डा देना धातु का लट लगा प्रथम पुरुष चलता है, जैसे कि ददाति, दतः, ददती, तो यह बहुवचन का रूप है। 18वां क्वेश्चन है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। ऑप्शन नंबर आपका टी से हो जाएगा, क्योंकि अकुह विसर्जनीयाना कंठ अर्थात अ आ क वर्ग ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। 19वां है संस्कृत व्याकरण शिक्षण की भंडारकर विधि का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है व्याकरण अनुवाद विधि। ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के द्वारा प्रतिपादित इस विधि को व्याकरण अनुवाद विधि, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी कहा जाता है। आगे 20वां प्रश्न है हरे रोचते भक्ति वाक्य में हरे पद में कौन सी विभक्ति है? तो ये हो जाएगा आपका चतुर्थी विभक्ति। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है रुच्यार्था प्रियमाणा, इस सूत्र से रुच मतलब क्या होता है? अच्छा लगना। धातु के युग में जिसे अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। 21वां सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो सूर्योदय में संधि है आपका गुण संधि। ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा,
क्योंकि सूर्य धन उदय सूर्योदय, यहाँ अ और उ मिलकर के उ बन गए हैं, जो गुण स्वर संधि का नियम होता है। आगे 22वां प्रश्न, संस्कृत में उपसर्गों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो ये मानी गई है टोटल आपका 22। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत व्याकरण में प्र, प्रा, अप, सम, अन, अनु, अव आदि कुल मिलाकर के 22 उपसर्ग माने गए हैं। 23वां है, गम धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर क्या रूप बनेगा? तो ये बनेगा आपका गंतुम। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तुमुन के लिए प्रत्यय लगाने पर म का न हो जाता है और गंतुम जाने के लिए रूप बनता है। आगे 24वां प्रश्न है, बालकेन पद में कौन सी विभक्ति है? तो बालकेन में कौन सी विभक्ति है? तो बालकेन में आपका तृतीया विभक्ति है। कितना है? तृतीया, क्योंकि अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन रूप बालकेन होता है। 25वां है, यथाशक्ति का सही समास विग्रह क्या होगा? शक्तिम अंतिक्रम्य, शक्तिम अंतिक्रम्य। ऑप्शन नंबर आपका ए। अव्ययी भाव समास में यथा अव्यय का अर्थ होता है अंतिक्रम्य, यानी उल्लंघन न करना या अनुसार होना। 26वां है, री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका है मूर्धा, ये मूर्धा से बोला जाता है। ऋतु राशना मूर्धा, इस सूत्र के अनुसार री और पूरा ट वर्ग और र और ख का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। 27वां, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो इसमें बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर का सी से हो जाएगा, क्योंकि नीलः कंठ यस्य सस, यानी नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव, तो यहाँ पे अन्य पद सी की प्रधानता होने से बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आगे अगला 28वां प्रश्न है, संस्कृत पठन पाठन की प्राचीनतम विधि कौन सी है? तो ये है आपका पाठशाला विधि। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्राचीन काल में गुरुकुल में मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी, जिसे पाठशाला विधि यानी गुरुकुल विधि या आश्रम विधि कहा जाता था। 29वां, महर्षि पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? टोटल 42 है प्रत्याहार। 14 महाशय सूत्रों के आधार पर पाणिनि ने 42 प्रत्याहारों का निर्माण किया था और यूपी टेट में 42 ही माना भी जाता है। 30वां प्रश्न है, अहम विद्यालयम गच्छामि का कर्मवाच पैसिव वॉइस में परिवर्तन क्या होगा? तो इसका पैसिव वॉइस होता है मया विद्यालयः गम्यते, मया विद्यालयः गम्यते। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे 30 क्वेश्चन संस्कृत की ओर, सॉरी अंग्रेजी। अब यहाँ से शुरू हो रहा है आपका 30 क्वेश्चन अंग्रेजी का, प्राइमरी लेवल का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ क्राइटेरियन? तो यहाँ पे क्राइटेरियन का आपका प्लूरल फॉर्म यानी कि बहुवचन रूप क्या होगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्राइटेरिया। ऑप्शन नंबर आपका बी क्राइटेरिया, क्योंकि देखिए इसमें क्राइटेरिया क्या है, ये ग्रीक मूल शब्द के क्राइटेरियन का बहुवचन क्राइटेरिया होता है और परीक्षा में अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही इज डैश यूरोपियन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे ई से शुरू हो रहा है, यूरोपियन आपका ई से शुरू हो रहा है, ई से, तो यूरोपियन शब्द का शुद्ध उच्चारण यू से शुरू होता है, जो कि एक व्यंजन संधि यानी कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग होता है। तीसरा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रीपोजिशन, ही इज एडिक्टेड डैश स्मोकिंग। थर्ड में आपका राइट आंसर हो जाएगा टू, ही इज एडिक्टेड टू। ऑप्शन आपका सी, क्योंकि एडिक्टेड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। एडिक्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ की लत लगना, यानी कि ही एडिक्टेड टू स्मोकिंग, यानी कि वो सिगरेट पीने का आदी है। चौथा क्वेश्चन है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ओपन द डोर। ओपन द डोर को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका लेट द डोर बी ओपेन्ड, लेट द डोर बी ओपन। ऑप्शन में आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ की इंपरेटिव सेंटेंस की आज्ञावार्थक वाक्य है, इसका पैसिव वॉइस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस भी3 के नियम से बनता है। पांचवा, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड द डैश लेजी डैश बॉय वाज पनिश्ड। तो यहाँ पे आपका यहाँ लेजी जो है वो आलसी होता है और बॉय क्या है, एक नाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, क्योंकि वो जो बच्चा है वो क्या है, आलसी है। 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एबंडेंट। एबंडेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, इसका मतलब है प्लेंटीफुल। ऑप्शन नंबर सी, प्लेंटीफुल। देखिए यहाँ एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर या अधिक मात्रा में, और इसका समानार्थी सिनोनिम होता है प्लेंटीफुल, यानी कि वो भी आपका प्रचुर मात्रा में, ज़्यादा। 7वां है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का एंटोनिम विलोम क्या होगा, इसका मतलब होता है आपका पेसिमिस्ट। ऑप्शन आपका ए, क्योंकि पेसिमिस्ट मतलब, ऑप्टिमिस्ट मतलब क्या होता है, आशावादी, और पेसिमिस्ट मतलब क्या होता है, निराशावादी। आगे 8वां क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग इसमें किसका है, तो ये है आपका कमिटी का। ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूट द वन वर्ड ए पर्सन हु लव्स बुक। यानी कि एक आदमी जो किताबों से प्यार करता है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको बोलते हैं बिब्लियोफिले। बिब्लियोफिले ऑप्शन आपका बिब्लियोफाइल, यानी जो किताबों से प्यार करता है ज़्यादा। आगे 10वां क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टेंस आई हैव बीन लिविंग इन द सिटी फॉर 10 ईयर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, कि हैव बीन लगा हुआ है ऐसे ही पहचान में आ जाएगा। इस वाक्य में हैव बीन प्लस V1 प्लस ING लगा है और समय भी लगा है 10 साल, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। 11वां है, व्हाट इज द फेमिनाइन जेंडर फॉर फॉक्स। फॉक्स का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, तो फॉक्स का होता है, फॉक्स मतलब क्या होता है, लोमड़ी, और इसका स्त्रीलिंग होता है आपका विक्सेन। ऑप्शन आपका ए, विक्सेन मतलब क्या होता है, मादा लोमड़ी। आगे 12वां क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, इफ आई डैश ए बर्ड आई वुड फ्लाई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका वेयर। ऑप्शन आपका सी, क्योंकि यहाँ पे काल्पनिक स्थिति, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, इसको दर्शाने के लिए हमेशा जो है आई, ही, सी, इट के साथ हमेशा वेयर का प्रयोग होता है। यानी कि आई वेयर ए बर्ड, यानी मैं चिड़िया होती तो आसमान में उड़ जाती। 13 क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस, वर्क हार्ड डैश यू विल फेल। तो 13 में हो जाएगा आपका अदरवाइज, मतलब क्या है कि वर्क हार्ड, ज़्यादा मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। आगे 14वां क्वेश्चन है, व्हाट डज द आइडियम टू बाइट द डस्ट मीन्स क्या होता है। इसका जो आइडियम दिया गया है, फ्रेज एडम्स, इसका मतलब क्या होगा, टू बी डिफिक्टेड। ऑप्शन नंबर बी, मतलब क्या है, टू बाइट द डस्ट मुहावरे का अर्थ होता है हार जाना या पराजित होना, धूल चटाना। 15वां प्रश्न है आपका, चूज द सुटेबल प्रोनाउन, दिस इज द बॉय डैश वोन द प्राइज। इसका प्रोनाउन यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ पे प्रोनाउन रहेगा आपका हु, यानी कि दिस इज द बॉय हु वोन द प्राइज, यानी कि यह वह लड़का है जो प्राइज को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 16वां क्वेश्चन है, मेक एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द वर्ड ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑनेस्टी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑनेस्ट एडजेक्टिव से भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑनेस्टी ईमानदारी बनती है। 17वां है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक। तो अब इसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो ये हो जाएगा आपका ही सेड दैट ही वाज रीडिंग अ बुक। ऑप्शन आपका he said that he was reading a book। क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन सेंटेंस, द ओल्ड मैन वॉक स्लोली। इसमें क्या हो जाएगा, स्लोली हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्लोली क्रिया जो है वो वाक की विशेषता बता रहा है, वह कैसे चला, इसलिए यह एडवर्ब क्रिया विशेषण हो जाएगा। 19वां, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाइदर ही नॉर आई डैश प्रेजेंट। तो यहाँ 19 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी एम, यानी कि नाइदर ही नॉर आई एम प्रेजेंट। ठीक है, क्योंकि नाइदर नॉर के नियम के अनुसार वर्ब हमेशा दूसरे नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। यहाँ आई के साथ हमेशा एम का, आई के साथ किसका प्रयोग होगा, एम का प्रयोग होगा। आगे 20वां प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब लुक आफ्टर। ये हो जाएगा आपका टू टेक केयर ऑफ, क्योंकि यहाँ पे जो है लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, और टू टेक केयर ऑफ का मतलब क्या होता है, देखभाल करना। आगे 21वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसमें से,
तो मेटाफर के एग्जाम्पल, लाइफ इज ए ड्रीम, लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक क्या है, सपना है। 22वां क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्योर वावेल साउंड आर देयर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। प्योर वावेल साउंड इंग्लिश लैंग्वेज में कितने होते हैं, तो ये होते हैं टोटल 12, यानी कि 12, क्योंकि इसमें आपके इंग्लिश फोनेटिक्स में कुल 44 साउंड होते हैं, जिसमें से 20 वावेल साउंड होते हैं और 12 प्योर वावेल मोनोफोन्स और 8 डिप्थिंगस होते हैं। यहाँ प्योर वावेल पूछा गया है तो 12 सही होगा। अगला है 23 पेडागोजी, विच मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज ऑल्सो नोन एज द नेचुरल मेथड। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डायरेक्ट मेथड, ऑप्शन नंबर आपका बी, क्योंकि भाषा कौशल का क्योंकि इसमें जो है डायरेक्ट मेथड को नेचुरल मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होता है और लक्ष्य भाषा को प्राकृतिक रूप से सिखाया जाता है। 24 कह रहा है पेडागोजी वाला सेक्शन ये भी है, द प्राइमरी स्किल्स ऑफ लर्निंग लैंग्वेज इज आर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लिसनिंग एंड स्पीकिंग, क्योंकि भाषा कौशल का सही क्रम होता है लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर लास्ट में राइटिंग। तो प्राथमिक कौशल में सुनना और बोलना आता है, सुनना और बोलना। 25वां है पेडागोजी में, लैंग्वेज एक्विजिशन अक्यूर ओनली व्हेन। तो ये हो जाएगा द चाइल्ड एब्जॉर्ब द लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस एफर्ट। मतलब कि भाषा अर्जन एक अचेतन और प्राकृतिक प्रक्रिया है जहां बच्चा बिना किसी सचेत प्रयास के परिवेश से भाषा सीखता है। 26वां क्वेश्चन है पेडागोजी, रोल प्ले इज एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी इन टीचिंग इंग्लिश बिकॉज इट्स मेनली हेल्पिंग। तो 26 में आपका राइट आंसर हो जाएगा डेवलपिंग स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि रोल प्ले भूमिका निर्वाह छात्रों को वास्तविक जीवन की स्थितियों में बातचीत करने का अवसर देता है, जिसमें उनकी स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल में सुधार होता है। 27 का था रेमेडियल टीचिंग इज इंटेंडेड फॉर। तो ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स हु आर लैगिंग बिहाइंड, ऑप्शन नंबर आपका बी। मतलब क्या है कि उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग उन छात्रों के लिए होता है जो कक्षा में पिछड़ रहे होते हैं, ताकि उनकी सीखने की कठिनाइयों को दूर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप हुर्रा वी हैव वोन द मैच। तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब क्या है आश्चर्यजनक। जैसे देखिए जिन वाक्यों में अचानक उत्पन्न भावनाओं जैसे खुशी, दुख या आश्चर्य को व्यक्त किया जाता है उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। 29 कह रहा है कि चूज अ करेक्ट प्रीफिक्स टू मेक द अपोजिट ऑफ रेगुलर। रेगुलर का जो है प्रीफिक्स क्या लगेगा इसमें, तो ये हो जाएगा आपका रेगुलर मतलब क्या होता है नियमित, और इसका विलोम बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे IR, वही प्रीफिक्स हो जाए, जिससे कि आपका क्या बनेगा इरेगुलर। आगे 30 नंबर पर आखिरी क्वेश्चन आपका इंग्लिश में, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE। CCE का जो है मेन पर्पज क्या है, तो इसका मेन पर्पज है टू एसेस हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। मतलब बच्चे के सर्वांगीण विकास को हम इसमें देखते हैं। मतलब कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य बच्चे के सर्वांगीण विकास जैसे कि शैक्षिक सहशैक्षिक दोनों पहलुओं का आकलन करना होता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे मैथ के 30 क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से दोस्तों आपका मैथ के 30 क्वेश्चन शुरू हो रहा है। चलिए मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि संख्या 56 71 में 6 के स्थानीय मान प्लेस वैल्यू और 7 के जाति मान फेस वैल्यू को बताना है आपको। आपने पढ़ा होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बता नहीं रहे हैं, थोड़ा सा आपको बताएंगे तो ये भी लगेगा कि हाँ भाई वीडियो में आप लोग जो है वो ध्यान से देख रहे हैं, इंगेज हैं। ठीक है, पहले नंबर के प्रश्न में आप इसका बहुत सिंपल आंसर है निकालेंगे तुरंत। ऐसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका। यहाँ पे क्या है देखिए 56 71 में 6 का स्थानीय मान है, तीसरे नंबर पे है ये। 56 71 में 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 600, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा, तो 600 ये हो गया। और 7 का जाति मान क्या होगा, तो जाति मान क्या होता है देखिए 7 का जाति मान उसका अंकित मान स्वयं 7 ही रहेगा। ठीक है, तो 7 का जाति मान क्या हो जाएगा 7 ही होगा। तो 600 - 7 कर देंगे, इसका अंतर पूछा है तो क्या हो जाएगा ये आपका 593। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि 200 अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर का मौसा HCF हमेशा क्या होता है, तो ये हमेशा 1 होता है। ऑप्शन नंबर का बी से हो जाएगा, क्योंकि देखिए अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसमें कि
जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड नहीं होता है, इसलिए उनका HCF हमेशा एक ही होता है। तीसरा क्वेश्चन है 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का एलसीएम क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका 20/3, ऑप्शन नंबर ए। देखिए भिन्नों का लॉसो बराबर क्या होता है? अंशों का लॉसो बटे हरों का लॉसो। तो यहाँ आपका 1 2 क्या हो जाएगा? 1 2 5 4, 1 2 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आपका 20 आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 पचे 10, सॉरी इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपको क्या आ जाएगा? 5, हाँ कट जाएगा, 5 को 20, हाँ ये आपका आ जाएगा 20, इसका क्या आ जाएगा? आपका एलसीएम आ जाएगा। और यहीं आप 3 9 6 27, 3 9 6 27, 3 9 6 और 27 का HCF निकालेंगे, HCF, तो ये हो जाएगा आपका 3, तो यही आपका 20/3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे चौथा प्रश्न है, यदि 15 कलमों का मूल्य 60 रुपया है तो 25 कलमों का मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पे 100 रुपया हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए यहाँ पे एक ही नियम का प्रयोग होगा। यहाँ पे 60 बटे हम क्या कर देंगे? 15, तो ये क्या आ जाएगा आपका? 4 रुपया। इसलिए 25 कलमों का कितना हो जाएगा? इसलिए 25 कलमों का 25 × 4 बराबर 100 रुपया। पांचवा है, किसी संख्या का 20% यदि 120 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 720। कैसे होगा? देखिए 20 का 120%, 20% बराबर 120% है, तो 120 बटे क्या कर देंगे? 20, 20 से काटे तो ये आपका 20 छके 120, तो ये आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, अब 60 का हम क्या कर देंगे? 60 का सॉरी दोस्तों, इसमें आपका हमको 20 का यदि 120% है तो उसका 120% क्या होगा? 720 होगा। लेकिन कैसे होगा? ध्यान से यहाँ पे समझिए, ठीक है। 1% बराबर कितना होगा? 120% बटे क्या है? 20%, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 20 छके 120 यानी कि 6, इसलिए 120% बराबर क्या हो जाएगा? 120 × 6 बराबर आपका 12 छके 72, 720 आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे छठवां क्वेश्चन है, एक वस्तु को 400 में बेचने पर 20% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 500 रुपया। लेकिन कैसे होगा? देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? इसका सूत्र होता है विक्रय मूल्य बराबर होता है आपका क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि परसेंटेज में बटे हो जाएगा 100। अब इसी सूत्र पे इसको रख देना है। विक्रय मूल्य कितना है? 400 बराबर हो जाएगा CP क्रय मूल्य CP गुणे 80 बटे में आ जाएगा आपका 100। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका CP बराबर 400 गुणे 100 बटे में आ जाएगा 80। अब इसको काट देंगे तो ये आपका आ जाएगा लास्ट में 500। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी। सातवां क्वेश्चन है, 5000 की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो यहाँ 7 नंबर के प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा 750 रुपया, ऑप्शन नंबर आपका बी। कैसे? इसका सूत्र होता है SI बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसी में आपको रख देना है। ये SI बराबर क्या हो जाएगा? 5000 गुणे 5 गुणे 3 बटे में 100। जब इसको काटेंगे
तो ये आपका 50 × 250 × 3 बराबर हो जाएगा आपका 750 रुपये। आगे 8वां क्वेश्चन है, एक कोण अपने पूरक कोण के बराबर है, वह कोण कौन सा है? तो वह हो जाएगा आपका, देखिए दो पूरक कोणों का योग हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि कोण क्या है आपका x है। तो अब क्या हो जाएगा, x धन x बराबर 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा 2x बराबर 90 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ऑप्शन होगा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यह किस प्रकार का त्रिभुज है? तो ऐसा त्रिभुज जो है ना समकोण त्रिभुज होता है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लागू होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 9 धन 16 बराबर 25, यानी कि आपका 5 का स्क्वायर। तो चूंकि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो यह क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। आगे 10वां क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, इसका परिमाप पैरामीटर में क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 70 मीटर। ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आयत का परिमाप का सूत्र होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। बस इसी नियम पे आपको रख देना है। तो यहाँ पे 2 गुणे 20 धन 15 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 35 बराबर 70 मीटर। आगे 11वां प्रश्न है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी? तो उसकी एक भुजा की लंबाई हो जाएगी आपका 8 सेंटीमीटर। कैसे? देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है आपका भुजा का स्क्वायर, यानी 64 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 64 बराबर क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 64। तो ये हो जाएगा आपका क्या, बाहर निकलेंगे तो आपका 8 सेंटीमीटर। 12वां है, एक घन क्यूब का आयतन 216 घन सेंटीमीटर है, उसके कोर भुजा की लंबाई क्या होगी? ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी। कैसे? देखिए घन का आयतन होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब। तो यहाँ इसका कितना है, अंडर रूट 216 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। 13वां है, एक सही समय दिखाने वाली घड़ी में दोपहर के 3 बजे हैं, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो देखिए यहाँ पे घड़ी का डायल 360 डिग्री का होता है, जिसमें 12 घंटे होते हैं, यानी प्रति घंटा 30 मिनट, प्रति घंटा 30 डिग्री। 3 बजे जो है वो घंटे की सुई 3 पर और मिनट की सुई 12 पर होगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 गुणे 30 बराबर 90 डिग्री पर ये पूरा होगा, ऐसे होगा। ठीक है, ये 3 है, ये आपका 12 है, 90 डिग्री। ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा। आगे 14वां प्रश्न है, यदि आज मंगलवार है तो आज से 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 62 दिन बाद कैसे इसको निकालेंगे, सोमवार होगा। सोमवार कैसे होगा, देखिए 62 को 7 से भाग देते हैं, 62 को हम 7 से भाग देते हैं, तो भाग देने पर शेषफल हमेशा क्या आएगा आपका, ऑड डे निकालते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका 62 बराबर 7 गुणे 8, धन हो जाएगा आपका 6 और शेषफल क्या हो जाएगा आपका 6। इसलिए मंगलवार में हम 6 दिन, मंगलवार में हम क्या करेंगे, मंगलवार में 6 दिन जोड़ेंगे, या एक दिन घटाने पर आपका क्या हो जाएगा, सोमवार आ जाएगा। तो 6 दिन जोड़िए, नहीं तो एक दिन घटाइए।
15वां है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या है आपका 2, 3, 5, 7 और 11। अब इन सबको जोड़ देंगे तो इसका योग आ जाएगा आपका 28, और इसका ये कितना है 5 है, तो 28/5 बराबर ये हो जाएगा आपका 5.6। ऑप्शन में आपका बी सही हो जाएगा। आगे 16वां है यदि संख्या 425 × 7 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो यहाँ पे स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ आपका 0 आएगा। ऑप्शन में आपका ए से हो जाएगा, क्योंकि देखिए 3 से विभाज्यता का नियम है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अंकों का योग यहाँ पे क्या हो रहा है 4, 2, 5 और 7। तो 4, 2, 6, 5, 11, 7, 18। चूँकि 18 पहले से ही 3 से विभाज्य है तो यहाँ पे स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक 0 आएगा। 17वां यदि इस श्रृंखला को पूरा करिए, तो यहाँ पे ये श्रृंखला आ रही है इसमें क्या हो जाएगा 36 आएगा। यहाँ पे 36 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यह क्रमशः प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग को दर्शा रहा है। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, तो फिर 6 का स्क्वायर, 6 6 36 हो जाएगा। आगे 18वां क्वेश्चन है 5 लीटर 250 मिलीलीटर में कुल कितने मिलीलीटर होंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका 5250 मिलीलीटर। ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, इसलिए 5 लीटर बराबर कितना हो जाएगा 5000 मिलीलीटर। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 5000 + 250 5250। आगे 19वां है सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या कौन सी है। तो ये है आपका 2। ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा। कैसे, देखिए 2 सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, इवन प्राइम नंबर है, न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। 20वां है 2 संख्याओं का अनुपात 3/4 है, उनका योग 70 है, बड़ी संख्या ज्ञात करिए। तो ये हो जाएगा आपका अनुपातों का योग क्या हो जाएगा, जोड़ लेंगे हम 3 + 4 बराबर हो जाएगा आपका 7, और बड़ी संख्या का भाग जब करेंगे तो बड़ी संख्या का भाग बराबर हो जाएगा 4/7 × 70 बराबर काटेंगे 7 × 70 10 को 40। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 21वां है गणित की प्रकृति नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका गणित केवल गणनाओं का विज्ञान है और इसका क्षेत्र अत्यंत सीमित है। नहीं, गणित केवल गणनाओं तक सीमित नहीं है, यह तार्किक सोच है, प्रतिमानों और स्थान का भी विज्ञान है, इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है गणित का। 22वां प्रश्न है वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार जब बच्चा आकृतियों को उनकी दिखावट या बनावट के आधार पर वर्गीकृत करता है तो वह किस स्तर पर होता है। तो वह होता है आपका दृश्यीकरण स्तर पर, विजुअलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि वैन हीले के अनुसार स्तर 0 जो विजुअलाइजेशन है, इस पर बच्चे आकृतियों को उनकी समग्र दिखावट जैसे कि गोल वस्तु को रोटी कहना, इसके आधार पर पहचानते हैं। आगे 23वां प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को स्थानीय मान प्लेस वैल्यू की अवधारणा सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण TLM सबसे अधिक उपयुक्त होगा। तो ये होगा आपका डिन्स ब्लॉक्स। ऑप्शन नंबर आपका बी, क्योंकि डिन्स ब्लॉक्स और गिनतारा एबैकस का उपयोग प्राथमिक स्तर पर बच्चों को इकाई, दहाई, सैकड़ा और स्थानीय मान की मूल समझ विकसित करने के लिए होती है। आगे 24वां प्रश्न है गणित में नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बच्चों की समझ में रह गई कमियों और रिक्तियों को जानना, उसको जान करके उसको सही करना। आगे 25वां है NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर स्कूल में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए बच्चों की सोच की प्रक्रियाओं का गणितीकरण करना। मतलब कि इसमें NCF 2005 ये मानता है कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य
मुख्य उद्देश्य लक्ष्य बच्चे की तार्किक और वैचारिक क्षमता का विकास करना है, अर्थात उसकी सोच जो है वो सोच को गणितीकरण करना है। आगे 26वां प्रश्न है, संख्या 100 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी? तो कुल हो जाएगा आपका, देखिए 100 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा आपका, 100 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर। अब गुणनखंडों की संख्या अगर देखेंगे तो ये आपका 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100, ठीक है। ये कितना हो जाएगा टोटल? 9 हो जाएगा। अब गिनिएगा तो ये हो जाएगा 9। 27वां, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 1275। ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा, क्योंकि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n। मान लेते हैं n + 1 बटे 2। तो यहाँ हो जाएगा आपका n बराबर कितना है? 50। तो क्या हो जाएगा? 50 गुणे 51 बटे 2, यानी कि 2 25 50, यानी कि 25 गुणे 51 बराबर 1275। आगे 28वां प्रश्न है, यदि किसी आंकड़े का बहुलक 12 है और माध्य मीन 9 है तो उसकी माध्यिका क्या होगी? तो उसका माध्यिका हो जाएगा 10। कैसे? देखिए बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये आपका सूत्र होता है। तो अब इसके सूत्र के हिसाब से लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे 9 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 12 बराबर 3 गुणे माध्यिका बराबर हो जाएगा आपका 18 बराबर हो जाएगा 30 बराबर 3 गुणे माध्यिका बराबर ये हो जाएगा आपका 10। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट आगे 29वां प्रश्न है, रोमन संख्या पद्धति में संख्या 90 को किस प्रकार लिखा जाता है? तो यहाँ इसको लिखा जाता है x और c, ठीक है। रोमन पद्धति में c बराबर होता है 100 और x बराबर होता है 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x और c। आगे 30वां है, गणित शिक्षण में किस विधि में हम समानता बेसिस से सामान्य या उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं? तो ये हम लोग जाते हैं आगमन विधि में, इंडक्टिव मेथड में, यानी कि इसमें शिक्षक पहले विभिन्न विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है और फिर उनके आधार पर बच्चे सामान्य नियम या सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट, लास्ट और अंतिम पार्ट है हमारा। यहाँ से शुरू हो रहा है आपका ईबीएस इन्वायरमेंटल स्टडी 5वां पार्ट। इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है ईबीएस इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन में कि पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था एजी टास्ले ने। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द को सबसे पहले 1935 में एजी टास्ले के द्वारा इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। आगे दूसरा है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये 1973 में किया गया था। बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी और ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कब आया था? 1972 में आया था। तीसरा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 5 जून को। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद से 1974 में पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था। चौथा है, भोपाल गैस त्रासदी 1984 के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो यहाँ 4 नंबर के प्रश्न में आपका मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, क्योंकि 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस का रिसाव हुआ था, जो एक भयानक औद्योगिक त्रासदी थी।
पांचवा है उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह लखीमपुर जिले में स्थित है यूपी में, और एकमात्र नेशनल पार्क है यूपी में। छठवां है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नहीं है ऑक्सीजन O2, क्योंकि ऑक्सीजन एक जीवनदायिनी गैस है और यह ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न नहीं करती है। CO2, मीथेन और N2O जो है वो आपका जलवाष्प प्रमुख ग्रीन गैस है। आगे सातवां है वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट यानी कि हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। आगे आठवां है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए 1973 में चिपको आंदोलन शुरू किए थे। नौवां है अम्ल वर्षा एसिड रेन का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो ये है SO2 और NO2। ऑप्शन नंबर ए। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये दोनों मिलकर के जलवाष्प से क्रिया करके सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जिससे कि अम्ल वर्षा होती है। 10वां क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? डेसिबल में नापते हैं उसको, dB। आगे 11वां है पर्यावरण शिक्षा में रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है विलुप्त हो रही संकटग्रस्त जातियों से, यानी कि ये जो डाटा है IUCN के द्वारा जारी किए जाने वाली रेड डाटा बुक में दुनिया भर के उन पौधों और जानवरों को रिकॉर्ड रखा जाता है जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। आगे 12वां प्रश्न है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है आपका हेली जिम कार्बेट। कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में है। 1936 में इसको स्थापित किया गया था और ये जिम कार्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। 13वां है CNG का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। किससे बनता है CNG? मीथेन से, क्योंकि इसको बोलते हैं CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और मुख्य रूप से यह मीथेन लगभग 80 से 90% गैस होती है जो पर्यावरण के अनुकूल ईंधन होती है। 14वां है कौन सा राज्य भारत का टाइगर स्टेट कहलाता है? तो ये कहलाता है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका सी, क्योंकि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या भारत में सबसे अधिक है, इसलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। 15वां है ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? तो ये है ध्वनि प्रदूषण से, क्योंकि सड़कों और औद्योगिक क्षेत्रों के किनारे पेड़ों की कतारें लगाना ध्वनि प्रदूषण को कम करने का एक प्रभावी तरीका है, क्योंकि पेड़ जो है वो ध्वनि को सोखते हैं। आगे 16वां क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है आपका यकृत, लीवर। ऑप्शन आपका बी। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि और अंग है जो पित्त रस का निर्माण करती है। आगे 17वां क्वेश्चन है विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा। इसको एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़ों से खून आता है और खट्टे फलों आंवला नींबू में प्रचुर मात्रा में जो है वो पाया जाता है। 18वां प्रश्न है डेंगू रोग का वाहक कौन सा मच्छर होता है? तो इसका होता है मादा एंडीज, मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है। आगे 19वां है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता छुआछूत के अंत से संबंधित है? अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर सी। संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अनटचबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का अंत किया गया और इसका किसी भी रूप में आचरण दंडनीय अपराध है। 20वां है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? ये काली मिट्टी में होती है कपास की खेती। काली मिट्टी में नमी को सोखने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है और कपास की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ उसी को माना जाता है। 21वां पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पर किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम और सबसे प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश ही माना जाता है। 22वां है उत्तर प्रदेश का
राजकीय पक्षी स्टेट बर्ड कौन सा है? तो यह है सारस या क्रॉन्च। ठीक है, अगला है 23वां, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCERT 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन EVS को किस कक्षा से एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जाता है? तो कक्षा 3 से 5 तक, क्योंकि EVS को कक्षा 3 से 5 तक के लिए एकीकृत विषय विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण का मिश्रण के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, और 1 और 2 में इसे भाषा और गणित के माध्यम से सिखाया जाता है। आगे 24वां प्रश्न है, LPG के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें कौन सा गंधयुक्त पदार्थ मिलाया जाता है? तो ये मिलाया जाता है इथाइल मरकैप्टन। ठीक है, LPG गैस मूल रूप से गंधहीन होती है। दुर्घटना से बचने के लिए इसके रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। आगे 25वां है, विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को जल संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 26वां, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो यह है सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा ये सब नवीकरणीय स्रोत हैं जो कभी खत्म नहीं होते। कोयला और पेट्रोलियम अनवीकरणीय है, यानी कि ये सब खत्म हो सकते हैं। 27वां, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में है। यदि प्रतिशत के हिसाब से पूछा जाएगा तो मिजोरम पहले स्थान पर आता है। 28वां है, पर्यावरण शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है प्रत्यक्ष अनुभव, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण छात्रों को वास्तविक दुनिया से जोड़ता है और उन्हें पर्यावरण के घटकों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने का अवसर देता है। 29वां है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है वो लौह के यौगिक के कारण रक्त का रंग लाल होता है। आगे 30वां और आखिरी प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये नाइट्रोजन पाई जाती है। कितना? 78%। 21% O2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने 180 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जो कि आपका यूपी टेट का पेपर 1 है, ये प्राइमरी लेवल का पेपर फर्स्ट। सभी 180 क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में सॉल्व किया है, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि सबसे ज़्यादा इन्हीं क्वेश्चन को आने की संभावना है। तो ये गेस्ट पेपर का पूरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अगले दिन अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।